हेलो गाइस, आज हम जानेंगे वेंटो फैक्टर के बारे में और हमारे पास आज वेंटो फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स भी हैं। देखो, वेंटो फैक्टर समझना हो तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें रिलेटिव लोडिंग ओवर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, हर किसी में एक वैल्यू है जो आई है, जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। अगर आपकी आई की वैल्यू अगर बाई चांस गलत है तो आपका पूरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल है वो भी गलत है। इसके अलावा एसोसिएशन, डिसोसिएशन, एबनॉर्मल मोलर मास पे जो न्यूमेरिकल है वो भी गलत है। तो आई की वैल्यू को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आई की वैल्यू को किस तरह से बड़ी आसानी से समझा जाए। तो सबसे पहले देखो, ये होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर इनको पानी में डाल दिया जाए तो ये 100% डिसोसिएट। तो यहाँ पर NaCl को अगर आप देखोगे तो I की वैल्यू 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन कितने होंगे? 2 होंगे। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। आगे है KCl, सिमिलरली K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। नंबर ऑफ आयन कितने? 2 है, तो 2 है। 100% डिसोसिएशन। MgCl2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव एक आयन हो गया और 2 क्लोराइन आयन है, तो टोटल आयन कितने हो गए आपके? 3। K2SO4 में 2 पोटेशियम आयन है और 1 सल्फेट आयन है, तो यहाँ I की वैल्यू होती है 3। एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर 2 एल्यूमिनियम आयन है और 3 सल्फेट आयन है, तो I की वैल्यू होती है 5। कैल्शियम फॉस्फेट जो कि हमारी हड्डियों में पाया जाता है, तो इसके अंदर भी 3 कैल्शियम आयन है और 2 फॉस्फेट आयन है, तो I की वैल्यू होती है 5। अगर इसको देखें तो इसका नाम है सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और इसके अंदर अगर इसे डिसोसिएट आप करोगे तो इस तरह से डिसोसिएट होगा। 4 तो आपके सोडियम आयन हो गए और 1 हो गया आपका FeCN6 एंड द होल वैल्यू इज 4 नेगेटिव। तो 4 आयन ये है, 1 आयन ये है, तो आपके टोटल आयन ये हो गए 5। तो I की वैल्यू आती है 5। ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो ये होते हैं हमारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पानी में डाल दो 0% डिसोसिएट, ये पानी में डिसोसिएट नहीं होते और इसमें I की वैल्यू हमेशा आपकी 1 आती है, तो ये बात कंफर्म है। तो इसमें हो गया हमारा ग्लूकोज I = 1, सुक्रोज I = 1, यूरिया I = 1 और प्रोटीन पॉलीमर I = 1, इथेनॉल I = 1, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि कार के रेडिएटर में डाला जाता है ताकि उसका जो पानी है वो फ्रीज ना हो। उसको एंटी फ्रीज भी कहते हैं, यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज ग्लिसरॉल, I की वैल्यू 1। यहाँ भी ऑयल ऑफ इंटरग्रीन, इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, जिसे बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, I = 1। तो ये तो बहुत आसान सेक्शन था। ये वो सारे एग्जाम्पल थे जहाँ पर ये पानी में डालने के बाद डिसोसिएट नहीं होते, 0% डिसोसिएशन। नेक्स्ट आता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये अगर मान के चलें वेंटो फैक्टर में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ये वो होते हैं जो पानी में या 0 से 10% डिसोसिएट होंगे या फिर 0 से 10% एसोसिएट होंगे। ऊपर वाला सेक्शन डिसोसिएशन है, नीचे वाला सेक्शन एसोसिएशन है। तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये मान लो ये एक रिएक्शन है एसिटिक एसिड की, जिसमें एसीटेट आयन आया है, हाइड्रोजन आयन आया है और बोल दिया गया है कि ये सिर्फ 10% डिसोसिएट हुआ है। क्वेश्चन में बोल दिया गया है। तो यहाँ पर अल्फा जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम 100 से डिवाइड करके निकाल देंगे 0.1 और ये है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला जिससे हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा = I-1 डिवाइड बाई n-1। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर दी है 0.1, I हमें निकालना है, दिस इज वेंटो फैक्टर, और n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। तो यहाँ डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल कितने हैं? 2 हैं, तो वैल्यू को 2 रख दिया और हमारा कैलकुलेशन के बाद I की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1.1। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि ये I की वैल्यू क्या है। वैसे भी नॉर्मली अगर हम जनरल वे में देखें तो इसमें अगर मैं आपको मान लो बोल देता कि ये 100% डिसोसिएट हुआ है, तो आप क्या बोलते हैं? 100% के हिसाब से तो ये 2 आयन आ रहे हैं, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी 2 हो जाएगी। बिल्कुल 100% केस के लिए I की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। ठीक है। ऐसे ही
आई की वैल्यू हो जाएगी 2 100% के लिए। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 90% डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1.9, 80% है तो 1.8, 50% है तो 1.5, 30% है तो 1.3, 20% है तो 1.2 और 10% है तो 1.1। ये रहा 1.1 जो कि 10% में था। ऐसे भी आप समझ सकते हो इजी वे में। और अगर मान लो 0% है, मतलब डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, तो आई की वैल्यू 1.1 की जगह अब क्या हो जाएगी, सीधी सीधी 1 हो जाएगी। अब लास्ट केस हमारा बचता है एसोसिएशन का केस। एसोसिएशन एक वो केस है जिसमें मॉलिक्यूल एसोसिएट होते हैं, अगर हम उसको सॉल्वेंट में डाल दें तो एसोसिएट भी होते हैं। इस वर्ल्ड में बहुत कुछ है। तो इन दोनों में कई बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो आपने डिसोसिएशन कर दिया, यहाँ आपने एसोसिएशन कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, कंपाउंड तो एक ही है। हाँ जी, अगर आप एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे डिसोसिएट होगा, अगर आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालोगे तो ये एसोसिएट होगा। पानी वहाँ सॉल्वेंट था, बेंजीन यहाँ सॉल्वेंट है। तो इस केस में अगर हम फॉर्मूला लगाए तो अल्फा इक्वल टू आई 1 माइनस, इसका देखो ये हो जाएगा 1 माइनस आई, और यहाँ आपका मन करेगा कि ये हो जाता cos 1 माइनस एन, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई एन करना पड़ेगा आपको इन केस ऑफ एसोसिएशन। तो अब यहाँ पर मैं कह दूँ 10% एसोसिएशन हुआ है, तो बताइए कितना एसोसिएशन हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं वैल्यू को रख दूँगा, अल्फा की वैल्यू 0.1 होगी, एन की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल जो एसोसिएट हुए हैं, कितने 2 एसोसिएट हुए, तो यहाँ 2 लिख देंगे और हम अपनी कैलकुलेशन के बाद आंसर निकाल देंगे 0.95। ठीक है ना, इतना एसोसिएशन हुआ है। तो इसी हिसाब से ये आपका पूरा का पूरा जो है वो समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ भी अगर हम खेल खेलें कि भाई 10% एसोसिएशन हुआ है, मान लो 100% एसोसिएशन होता है इसमें पूरा का पूरा, तो आई की वैल्यू कितनी आती, 0.5 आती 100% एसोसिएशन में। और ऐसे ही अगर मान लो 100 के बाद 90% एसोसिएशन है तो आई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0.55, ऐसे ही 0.60, इस तरीके से बढ़ती 10% पे आओगे तो ये 0.95 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये 0.95। ठीक है ना। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो पोर्शन था आपका वेंट ऑफ फैक्टर का। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। टेक केयर।